जय श्री राम। द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पे आप सभी का फिर से अभिनंदन। हमने हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज ये बहुप्रतीक्षित जो क्वेश्चन आर था, विजिट स्पेशल क्वेश्चन आर में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करते हुए टॉपिक पे ही लिए चलता हूं, बिना हम इधर उधर जाए। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें स्टार्ट करेंगे हम आपके फीडबैक एनालिसिस से, जैसा कि लिखा हुआ पर समस्या समाधान और रिवीजन क्लास। दूसरा, इससे रिलेटेड जो भी अच्छे सवाल आपके थे और उनका जायज जवाब क्या होना चाहिए, वहां से शुरू करेंगे। पूर्ववर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों पर आएंगे और फिर संभावित प्रश्नों की क्या स्थिति हो सकती है वो सभी क्लियर करते हुए हम बढ़ेंगे। ये है आपकी स्क्रीन पे वो पहला दंदनाती हुई इक्वेशन या समीकरण, CaCO3 CaO प्लस CO2। वहां H2O था, ना वो प्रिंट मिस्टेक थी, ना इक्वेशन गलत हुई, क्योंकि एक अच्छा भी पढ़ा था कि देखकर 17 साल पढ़ाने के बाद भी अगर देखना पड़ जाए तो बेटर है कि पढ़ा ही ना जाए। कमेंट सेशन आपके और हमारे बीच, या ये कहेंगे आपके चैनल और आपके बीच का एक संवाद होता है। और निश्चित तौर पे जैसा कि एक क्वेरी आई थी कि हम नोट मेक कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हो जाए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है, लेकिन गाहे बगाहे कमेंट के साथ वास्तविक कमेंट भी होना चाहिए। और ये तब होता है जब आप उससे रिलेट करते हैं। यहां स्ट्रीम काम नहीं आती कि हम साइंस थे या नहीं। CaCO3 का ब्रेकडाउन होगा और अगर H2O यहां लिख दिया जाए तो आपको यह सवाल तो आना चाहिए कि वो H कहां से आया। अगर वो H आप नहीं पहचान पा रहे हैं तब फिर मुश्किल है, और उस मुश्किल तक जाने के लिए मेहनत उतनी ही ज्यादा जरूरी होगी। हम पहली क्लास में जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा तो अभिक्रिया में यह चीज तो बता दी थी ना कि जो अभिकारक होंगे वो उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो अभिकारक जो होगा वही तो उत्पाद का निर्माण करेगा। अच्छा, अब डिकम्पोजिशन में आ जाइए। अगर टूटेगा तो टूट के भी तो वो उसके ही तत्वों का या परमाणुओं का निर्माण करेगा, उससे बाहर वाले को तो ला नहीं सकता। तो CaCO3 आप ये एक वियोजन अभिक्रिया थी और इसके परिणाम स्वरूप यहां जो आपको मिला था H2O वो डेफिनेटली CO2 था। और ये बताना, क्वेश्चन आर बताने के लिए इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन आर तक आपकी कंसंट्रेशन को देखते आ रहा था पिछली 6 क्लासों में, और आपके कमेंट को बड़ी संजीदगी से हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन वो सारी एनर्जी हमारे पॉजिटिव वे में जाए, हमारी स्टडी की तरफ जाए, बड़ा मजा आएगा। और जो कोई भी इसको पहचान पाए, आप यकीन मानिए 90% विज्ञान आपने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहां पे दिखानी है मुझे। CaCO3 क्या, ये सीधा सूत्र फॉर्म में पूछ सकते हैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर का फॉर्मूला है ये। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम बोलेंगे इसको या बर्न्ट लाइम बोलेंगे, और दग्ध चूना भी बोला जाता है। जिनमें क्या स्थिति क्या होती है, ये जो चट्टान, इसको मान लें चूने के पत्थरी चट्टान है, तो उस चट्टान में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गेन होता है, बहुत ज्यादा तापमान प्राप्त हो जाता है, तब फिर ये इस फॉर्म में बिना बुझे हुए चूने के फॉर्म में आता है। इसको दग्ध चूना बोला गया है। दग्ध अपनी तरफ थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, पूर्वोत्तर भारत में इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दग्ध अति तप्त, या ये कहें बड़ा ही इंसान जब विचलित हो जाता है किसी प्रक्रिया से, उसके बाद इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। और ये कहूंगे बोला भी जाता है
अब तो मेरे मन को दग्ध मत कर। तो दग्ध का मतलब ये होता है कि उस टेम्परेचर को बढ़ाना, हाई मोमेंट पे जाना, या एक जली हुई अवस्था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पहचानिए। ये आपका बुझा हुआ चूना ठोस रूप में और चूने के पानी के रूप में जब इसमें जल मिला देंगे। बुझा हुआ और बिना बुझा, एक पहचान बता दी थी कि अगर जल से रिलेटेड उसमें भाग आ रहा है तो मान लीजिए वो बुझा हुआ होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये उस चट्टानी वियोजन का रूप था और मैंने यहां पे शो कर रखा है। ये आपका टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है और नीचे 900 डिग्री सेल्सियस का ताप दिखा रहे हैं, जिससे ये वियोजन होगा। आसान वियोजन नहीं है, ये वियोजित होने के लिए भी पूरी उतना रिक्वायर होना चाहिए तापमान को। ये यहां से क्लियर कीजिएगा। और वियोजन के उदाहरण में अगर चयन करना पड़े आपको प्रश्न पूछने के लिए, तो इसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये आपके 10th क्लास से भी निचले स्तर से आपको पूछा जा रहा है या पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही सेलेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो स्तर काफी निचला हो उनका, लेकिन आपके लेवल की परीक्षा को भी बखूबी वो संभाल सके। अब ये इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा तथ्य जो बता रहे थे, एक्स वाई, उस दिन आवाज भी हुई एक्स वाई बताइए, लेकिन मैंने छोड़ दिया था वहां पे। एक्स वाई क्या होगा वो समझिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, इस को H2O के साथ जोड़ दिया जाए तो ये अभिक्रिया जो होगी उसके परिणाम स्वरूप ये बना है। अब ये जो चूने का पानी बना है, इस चूने के पानी में कुछ और चीजें मिलाकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि ये ज्यादा से ज्यादा CO2 को खींच सके। और इसकी जब ये CaOH H है, इसकी जब वातावरणीय CO2 के साथ अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा CaCO3। CaCO3 बनने के बाद, ये दैनिक जीवन में उपयोगी वाला हिस्सा बता दूं कि जब किसी घर की पुताई चूने के पानी से कर दी जाए तो कुछ दिनों के बाद उस पर चमक चढ़ जाती है या चमक आ जाती है। वो जो चमक है वो CaCO3 के कारण होता है। और CaCO3 को पहचानिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने आपको कहा था कि अलग अलग फॉर्म, ये सीधा सवाल भी आ सकता है कि संगमरमर का सूत्र है, चौक का सूत्र है, तो वो सब इसके जवाब जो है वो CaCO3 है। इससे एक कदम और आगे ले जाऊंगा मैं आपको। अगर यही CO2 इसमें अधिकांश, अब वातावरणीय यानी अब प्रयोगशाला की स्थिति बता रहा हूं। प्रयोगशाला में आपने परख नली में ये डाला, इसमें ये मिलाया, ये बन जाएगा। और इसके बनने के बाद उसमें CO2 प्रवाहित कीजिए एक टेस्ट ट्यूब से। स्थिति ये इस तरीके से होगी। एक परख नली में निकास नली के माध्यम से यहां पे आपको CO2 फॉर्म करके इस तरफ इसको ले जाना होता है। तो जिसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका रंग वहां धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होगा, CaCO3 बनेगी। और अगर CO2 इसमें ज्यादा मिला दिया आपने तो फिर इसका एक अगला स्वरूप बनेगा, वो होगा CaHCO3 होल ट्वाइस की स्थिति आ जाती है। और यह तय करता है अधातुओं का क्षारीयता या अम्लता को। यह विज्ञान से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए तो समझने वाली बात है, और ऐसी किसी क्लास में इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। आपके लेवल का जो है फर्स्ट ग्रेड में जितना टॉपिक आपको दे रखा है या जो रिलेटेड मैटर है, आप यहां तक काफी है। एक कदम आगे इसका उत्पाद क्या बना, ये बस सफिशिएंट, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा इसका नाम। कैल्शियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक्स वाई जेड बताता हूं। यदि किसी अभिक्रिया के अंदर, यदि किसी अभिक्रिया में एक्स का जल के साथ अभिक्रिया करने से चूने के पानी का निर्माण होता है, चूने के पानी का निर्माण होता है, तो उसमें CO2 प्रवाहित करने पर Y बनेगी। X और Y क्रमशः है। किसी अभिक्रिया में X की अभिक्रिया H2O से करने पर, ठीक से लिख दीजिए, कोई गफलत ना रहे। H2O से करने पर चूने का पानी बनता है और चूने के पानी से में CO2 की अभिक्रिया होने से Y का निर्माण होता है। चूने के पानी को आप अगर Y से डिनोट कर दोगे तो फिर आप इसको Z लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। इसमें X, Y और Z को पहचानिए। तो जो आपके स्क्रीन पर है, इससे ज्यादा बाहर कहीं देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और केवल आप स्क्रीन को एक भली भांति पहचान लीजिए और यहीं से आपको मिल जाएगा। मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं और मनन कीजिएगा। यदि आप रफ कॉपी मेंटेन करते हैं तो आप खुद ब खुद उस जरिए जा सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में X को जल के साथ रिएक्शन करवाने से चूने का पानी मिलता है, आपको याद कर लेना है चूने का पानी। तो चूने का पानी जब आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Y आ गया आपका। अब कैल्शियम ऑक्साइड कब आया? जब आपने जल के साथ रिएक्शन करवाया। आपको पता होना चाहिए कि जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल आ चुका है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? तो ये अभी जो मैंने आपको यहां पे टोका था ना, बस वही परिस्थिति ये है कि यहां आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालना है। CaO निकल चुका है और हाइड्रोजन 2 बच गए हैं, ऑक्सीजन 1 बच गया है। तो फिर क्या होगा? H2O, ये H2O हो गया। H2O दे रखा है पहले से, तो फिर आप उधर क्या ले जा सकते हैं? CaO। आपका X आपने निकाल लिया। आपने प्रश्न से ही X निकाला है, कोई मुश्किल नहीं हुई है। X आ गया है, Y आ गया है। अब आपको वो कह रहे हैं कि CO2 के साथ रिएक्शन करने से Z बनेगी, तो वो Z ये बन रही है। तो यहां पर भी स्थिति क्लियर है आपकी। COH इसमें CO2 से जो रिएक्शन करेगा तो CaCO3 बन जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आप वहां पर फेस कर सकते हैं। तो आपकी जो एक बड़ी क्वेरी थी, जिस किसी ने भी ये सवाल डाले हैं, उन सबका स्वागत। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप ऐसा ही कैरी कीजिएगा। आपके नोट में कहीं गलत नहीं होंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद स्पेसिफाइड PDF भी अगर डालनी पड़ी तो वो भी आपको मिल जाएगा। कहीं पर कुछ भी नहीं हटेगा। और दूसरा सवाल, इससे बाहर संभावना नहीं है कि आपको इधर उधर जाना पड़े। ये इस प्लेटफॉर्म का प्रयास इसीलिए है कि आपका जीके का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, दूसरी क्लासें जो पूरी करवाई जा रही है, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि प्रशांत महासागर है, 3 से 5 मोती छांटने हैं और उसके लिए भी आपको पूरी क्लासें मिल रही हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है और बेहतर तैयारी करें। ये था आपका दूसरा, श्वसन में ली जाने वाली वायु और निष्कासित गैस। बड़ा अच्छा सवाल था वो, या क्वेरी कहें उसको, कि गुरुजी जब हम वायु ले रहे हैं और निष्कासित उतनी ही निष्कासित कर रहे हैं, तो फिर हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी उसका क्या होगा? भैया उसको अगर वापस दोहरा के देख लेते
तो सवाल ना करते, लेकिन सवाल किया है तो धन्यवाद आपको, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए अब इसे, ताकि वो फंडा ही क्लियर आज के बाद दिमाग में कुछ रहे ही नहीं। मैंने उसमें यह कहा था कि हम बहुत सारी गैस लेते हैं और बहुत सारी गैसें निष्कासित करते हैं, उसमें से एक ऐसी भी है जिसके लिए हमारे शरीर में कोई तंत्र बना हुआ नहीं है, और कोई तंत्र नहीं बना हुआ तो उस गैस को एक्चुअल में वो निकाल देता है, यूं का यूं निकाल देता है। वो नाइट्रोजन गैस थी, और वो एक सपोज लिया था कि 66.58% अगर निकालें, क्योंकि जिस साल ये पूछा गया, जहां पर भी बड़ी परीक्षा थी और उन्होंने ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करा था, दिखाना यह था कि जितना ले रहे हैं उतने ही, क्योंकि हमारे शरीर में कोई तंत्र ही नहीं है कि उसको यूज में लिया जाए। और जैसा आपने कहा, अच्छी बात है हीमोग्लोबिन, अब समझा देता हूं आपको। ऑक्सीजन है, आप वातावरण से 21% ऑक्सीजन लगभग, कहीं पर ये 17.4 भी बताएगा, 17% भी बताएगा, लेकिन जैसा एनसीईआरटी ने कंटेन किया है कहीं पे, मतलब कहीं का मतलब है कि क्लास जो बुक में है 7th क्लास में है वो 21%। अब वहां पे वो ये बता रहे कि जो इसका निष्कासन है वो 16.4% है। 21% से ये लीजिए कि वातावरणीय गैस देती है, टोटल आपके अंदर जा रही है, उसमें से 16.4% आप निष्कासित करते हैं वापस। जो एक प्रक्रिया होती है वो भी समझ लीजिए आप। एक तो होता है निःशोषण और एक निःशोषण, एक होता है उच्छोषण और निःशोषण, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप एक तो अंतः शोषित करते हैं, या सीधा इसको समझिए, ज्यादा उलझना नहीं, निःशोषण और उच्छोषण। उच्छोषण यानी ये तो है इनहेलेशन, और ये है एक्सहेलेशन। अब इसमें ये देखिएगा कि जो अपन ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं वो, और इसमें जो अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो हुआ क्या, ऑक्सीजन आपने जैसे ली तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन से मैच कर जाती है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में इतनी ताकत है कि वो 4 अणु ऑक्सीजन का जोड़ लेता है आपके साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक जटिल मिश्रण बनाता है। यहां बड़ा अच्छा खेल हो रहा है। आप कभी इस चीज को देखिएगा जब वो वीडियो आएगी रक्त परिसंचरण का, तो जो हमारा फेफड़ा होता है उस फेफड़े के अंदर रक्त के साथ बहकर CO2 जा रही होती है फेफड़ों में। फेफड़े के अंदर वायु कुपिकाएं हैं, वहां पे रक्त केशिकाएं बनी हुई है, और उस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन गया है, आपने अंदर ऑक्सीजन ग्रहण की है, और दोनों जाकर एक दिलचस्प खेल होता है। ये वायु कुपिका डायरेक्ट बना देता हूं मैं आपकी, इसके ऊपर बहुत सारी रक्त केशिकाओं का जाल होता है, तो रक्त के माध्यम से तो इसमें CO2 गई, और आप इस बाहर से इसको ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं। यहां पर हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के प्रति बड़ी पर्सनिष्ठ है, अगाध स्नेह, बहुत बड़ा प्यार है हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन को। तो ये दोनों ही जुड़ गए आपस में। परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा किसका, CO2 का, क्योंकि अब उसको बाहर जाना है, और CO2 का यहां से हो जाएगा निष्कासन।
ऑक्सीजन अंदर आ रही थी किसके, वायुकुपिका। वायुकुपिका कहां है, आपके फेफड़े में। और CO2 निष्कासित क्यों हुई, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ जोड़ा है। स्वाभाविक है वहां पर ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि इसको एक्सक्रीट होना पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति पे आइए, CO2 जो लिखा है यहां पे, इस CO2 में 0.4 एक्चुअली में ये 0.003, इसका राउंड फिगर में यहीं पे लिख दिया है 4 2 अंकों के लिए। अन्यथा ये भी कॉम्पिटिटिव का सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति है तो 0.003, तो 0.3 के रूप में जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो आप इसको 0.04 कंटेंट कर लिया है। जैसा बुक ने दे रखा था मैं वैसा ही दे रहा हूं ताकि वापस कोई सवाल यहां नहीं पनपे। और जब इसका निष्कासन होता है तो निष्कासन के समय ये 4.4% मानी गई है। अब मुझे लग रहा है यहां आकर आपको ऑक्सीजन और CO2 तो बड़ी क्लियर समझ में आ गई होगी। 21% ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, वो अपन सांस ले रहे हैं, और 16.4% आउट जा रही है वापस। 0.04% CO2 ले रहे थे और परिणाम स्वरूप 4.4% जो है हम एक्सक्रीट कर देते हैं, हम उसको निकाल रहे हैं। इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में जो पूरा परिसंचरण तंत्र CO2 का वहन कर रहा था रक्त के साथ, उतनी बड़ी मात्रा में वो एक्सक्रीट हो रहा है। और हमारे शरीर के रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो फेफड़ों में होती है। यह भी एक कंपटीशन एग्जाम का सवाल होता है कि रक्त शुद्धिकरण कहां होता है, फेफड़ों में होता है। डिटेल जिस टॉपिक में होगा विज्ञान की उस क्लास में करेंगे। आपके लिए ये जरूरी था, ये बता दिया। अब आपका सवाल बचता है जो आपने वहां पे अपनी क्वेरी डाली है कि आपने ये पूछा था कि ये हुआ क्या है, ऑक्सीजन कहां गई, सब हीमोग्लोबिन में जुड़ गई, तो वो आपको क्लियर कर दिया है। अब मैंने जो कही थी वो बात स्वीकार कीजिए कि नाइट्रोजन अब आपके वातावरण में कितना है, जितना प्रतिशत है उतना प्रतिशत इनहेलेशन मान लीजिए, और एक्सहेलेशन उतना ही मान लीजिए। तो आपका ये जायज प्रश्न और उतना ही लगभग मुझे लगता है जायज सवाल का जवाब भी आपको मिला होगा। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन भी दूर। अच्छा सवाल, थैंक्स अ लॉट। एक और बेहतरीन क्वेरी, प्रकाश संश्लेषण। अब क्या थी वो, पहले तो प्रकाश संश्लेषण बताता हूं। प्रकाश संश्लेषण समझना है तो बड़े अच्छे से समझना, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं समझना है। ये जाइलम यहां से वहन करता है किसका, जल का। और जल लिखने की बजाय H2O इसलिए लिखता हूं क्योंकि समीकरण में आसान रहेगा समझने में। वातावरण से इसको मिलती है CO2 और भगवान भास्कर से इसको मिलता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और इसके अंदर जो पत्तियां हैं इसकी, उस पत्तियों के अंदर होता है इसका पर्णहरित। ठीक, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब लिखना शुरू करता हूं। ये CO2, ये आपका H2O कहां से आ रहा है वो चित्र में समझ रहे होंगे। अब बनाना क्या है, ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, जिसको अपन भोजन बोल देते हैं क्योंकि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। भोजन बनेगा तो पानी भी बनेगी
और पानी के साथ हमें सांस भी तो लेनी होगी ना, ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं आपके सवाल पे। अब एक नई नई समीकरण देख रहा हूं जहां वो सीधा O2 से रिलेट कर देता है, H2O को गायब कर रहा है। एक्चुअली में मैंने पहले भी आपको कहा था, ये जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहे हैं ना, वैसे रासायनिक समीकरण में डॉट 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 लिख देते हैं, छाप दी किताब। वो अर्ध बॉन्ड को बताता है, लीगली नहीं है। अभी आज इसी के बारे में और बताऊंगा। जब आप ये इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे परमाणु और अणु वाला, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया, क्योंकि मोबाइल कहीं कहीं सपोर्ट करता है, ये AL का फॉर्मूला है और ये लिखने लग गए हैं। एग्जामिनर, मेरा तो मानना है कि एग्जामिनर अगर ऐसी अभिक्रियाओं को देखते हैं तो वहीं से क्रॉस करके और बड़े प्यार से उसको JDRO मार्किंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ये नियम ही नहीं है तो आप गलत सीख ही क्यों रहे हो। तो वही हमें बताना है। सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट का। जब हम पावर दिखाते हैं ना कि हमारे पास कंटेंट बढ़िया है, तो निश्चित रूप से उस कंटेंट के साथ कमिट होना पड़ता है। अब बता ये रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि O2, मैं बेशक वो O2 मान लो, लेकिन आप समझिए कि इसमें हुआ क्या है। आपको यहां ऑक्सीजन निकालनी है, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट है, और जो आपके लिए प्राणवायु है, वो प्राणवायु प्रकाश संश्लेषण से आ रहा है। ये आपके CO2 से नहीं आएगा। और ये H2O से मिलेगा। तो जब H2O से मिलेगा तो इसके जो परिणाम स्वरूप ये जो चेन आएगी, उसमें ये बनेंगे ही बनेंगे। ये बनते हुए ही वो प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण को सही रूप से निरूपित करने की जो अभिक्रिया है वो यही होगी। उस रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, लेकिन जो वास्तविक अभिक्रिया इसकी है वो ये होगी। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए। जो भी आपको उत्तर मिले वहां पर आप उस हिसाब से उसको क्लिक करते हैं। अच्छा सवाल था, इसकी भी बधाई आपको। BaCl2 CuCO4, BaSO4 CuCl2। कारण तो मैं बोल चुका कि ना तो वहां पे अभिक्रिया का ही भूला था और ना ही प्रिंट मिस्टेक थी, दोनों ही नहीं थी। तो था क्या, आपने पहचाना, ये मेरी खुशी थी। क्वेश्चन आर में इसको कंसल्ट करना था, मैंने कर दिया। आपके साथ गलत नहीं हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, बताना यही था। और आपको जज यही करना था कि बाकी सब चीजें, जैसे ये आवाज आ रही थी ना कि हम विदाउट साइंस है तो हमारे साथ मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। बेशक मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल बेस है वहां तक तो आप साथ देंगे ना। कि बेरियम क्लोराइड और CO4 है और यहां मैं NaCl लिख दूं तो फिर वो Na कहां से आया। इतनी समझ अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या पहले से ही हम घुटने टेक दें 5 सवालों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, प्रयास करें। और कई बार क्या होता है, जब रीट में पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया ना उसको फोनेट सिंबल वगैरह को, तो बहुत सारी किताबें बाहर आ गई, बहुत सारे चैनल्स आ गए, सब कुछ इतना बर्डन डाल दिया। जब क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो केवल इतना सा था, इसका टाइप्स क्या और इसकी ये टाइप्स क्या, बस उस पूरी चीज को उड़ा दी वहां से। तो ठीक वैसे ही वापस कह रहा हूं कि जो पेपर एनालिसिस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इतना मुश्किल नहीं है। तो बजाय अपने आप अंदर टेरर मेंटेन करने के, हम ये चीज देखें कि ये हो क्या रहा है। तो BaCl2 और CuSO4, BaSO4 बनेगा और CuCl2 बनेगा। क्यों बनेगा, टूटेगा। एक द्विविस्थापन में तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था।
ये तो हर एक के कमेंट सेक्शन में आना चाहिए था कि इसमें वो क्यों आया। कारण ये है कि परिभाषा में ये बता रहा हूं कि ये टूटेंगे और ये टूटेंगे और इनका विनिमय होगा। उत्पाद में नई चीज आ रही है, वहां आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि वहां हुआ क्या है, आया कहां से है। तो वहां फिर आप अपने आप को क्लासिफाई खुद मत कीजिए कि हम स्ट्रीम तो नहीं है, नहीं, आप हैं और आप पूरे योग्य हैं कि इससे बाहर निकले। ये द्विविस्थापन, एक बार वापस रिपीट कर दूं, ये चीज क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसका ये श्वेत हटाइए, श्वेत अवक्षेपण बनने के कारण इसे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंटेंट क्या है वो सारे दिख लिए ताकि आपको सूत्र देखने में आसान रह जाए। हाँ, एक और सवाल, लकड़ी काटना, अभी ये सारे आपके एनालिसिस चल रहा आपके फीडबैक का। लकड़ी का काटना और पेड़ का काटना, कुछ चीजें स्टडी में ऐसी भी आ जाती है जिसका दूर दूर तक उस कंसल्टेड टॉपिक से थोड़ा रिलेशन कम होता है, लेकिन चूंकि वो उस परिस्थितियों में होती है तो हमें पूछना भी पड़ता है। पेड़, कटा हुआ पेड़ काटोगे, नई चीज बनी क्या? जिंदा पेड़ काट दो, नई चीज बनी क्या? जब परिभाषा लिख रहे हो, परिभाषा बता दी कि नवीन उत्पाद बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कंफ्यूजन होने की कहां जरूरत पड़ गई इसमें? नया तो कुछ आया ही नहीं है, फिर हम जबरदस्ती अपने मन में क्यों इफ पट को डाल रहे हैं? सवाल होना ही नहीं चाहिए था, हुआ है तो फिर आंसर रासायनिक अभिक्रिया मुझे दिखती नहीं है तो दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? और मेरा तो मानना यह है कि ऐसा प्रश्न केवल वो छांटने के लिए 4 ऑप्शन में दे दे तो बढ़िया बात है, और दिया भी है, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन में ये बचेंगे कोई भी एग्जाम सेटर, और ऐसी दुविधा में आपको नहीं डालेंगे। तो ये बहुत रासायनिक परिवर्तन जो कहीं से सिस्टम में ही नहीं बैठ रहा है, उसके लिए तो सीधा आपके पास उत्तर है। क्रिस्टलीकरण, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मिला था। क्रिस्टलीकरण, क्योंकि क्रिस्टलीकरण पहली बात तो है क्या, चूंकि अब तो वो कंपटीशन के चलते हमारे घरों में जो नमक आ रही है ना, तो बड़ी भुरभुरी आ रही है, मतलब एकदम ऊपर से डालिए शू करती हो जाएगी, उसके ढेले अब बनते नहीं है। मिश्री हमारे खाने से गायब हो चुकी है, तो हम मिश्री के क्रिस्टल भी थोड़े थोड़े भूलने लग गए हैं। अब पत्थर वाला नमक ले आओ आप, तभी पता चलेगा कि वो ये नमक बन रहा है। तो क्रिस्टल फॉर्म उसको कहते हैं, और ये स्थिति तब होती है जब आप, ये कहा गया है कि किसी भी पदार्थ की अगर शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना है तो वो शुद्ध उसके विलयन से ही प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि साधारण नमक को समुद्री जल के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त नमक शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी शुद्ध अगर लेना है तो उसको विलयन फॉर्म में डालना पड़ेगा, और जो समुद्र से प्राप्त हो रहा है वो विलयन फॉर्म में तो प्राप्त हो नहीं रहा है, तो शुद्ध होगा नहीं। परिवर्तन कौन सा हुआ? ये भौतिक परिवर्तन। क्यों हुआ? तो क्रिस्टल फॉर्म में तो नई चीज तो बनी नहीं ना, रासायनिक संगठन तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, वो तो अवस्था परिवर्तित हुई है। तो क्रिस्टलीकरण करने के लिए क्या किया आपने? विलयन। आप परिभाषा को ठीक से देखिएगा, परिभाषा आपकी ये कह रही है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल
उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी और यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण, विलयन से शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो विलयन था, क्रिस्टलन हुआ, क्रिस्टलन विलयन फॉर्म में जा सकता है, नया संगठन बना नहीं है, पदार्थ वही है। तो ये सीधा सीधा आपके, और ये आपको वहां पे डिनोट अपने मेंटेन करना चाहिए जहां मैंने अवस्था परिवर्तन के दोनों चार्ट बनाए थे और संघनन लिखवाया था आपको, वहां संघनन के साथ ये आना चाहिए क्रिस्टलीकरण, जिससे आप इससे बच सके, क्योंकि ये पूर्ववर्ती प्रश्न भी है कंपटीशन का, तो ये बड़े काम का है और आप उलझे नहीं इसमें। ये सारी चीजें अभी तक जो आपने देखी है, अभी तक जो आपने देखा है वो सब आपके फीडबैक एनालिसिस था। सवाल अच्छे आए थे, बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी सकारात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर केवल अभिनंदन से ज्यादा नहीं बोलूंगा। बेटर है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। ये वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी जो समझ में जानी जरूरी है, तो हम इस माध्यम से आप तक पहुंचे हैं ताकि आपका विश्वास बना रहे कि आप सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी तब जब आपका ये विश्राम अवस्था या विश्राम काल या शांति काल चल रहा है। अब हम जा रहे हैं उन प्रश्नों पे जो अब तक पूछे गए हैं, और तीसरे खंड में मैं लूंगा वो जो प्रश्नों से तो है लेकिन मैंने डायरेक्टली मेंटेन कर दिया है ताकि टाइम कम खराब हो आपका और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप उसको देख पाए। अपन सवाल कंसल्ट करते हुए पहले प्रश्न की तरफ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये जब प्रश्न हल करते हो ना, तो यहां आपकी सबसे बड़ी सजगता होनी चाहिए कि ये नहीं पे अंडरलाइन कर दो। हमने ऊपर पढ़ लिया है, परीक्षा का वैसे ही दबाव, एग्जामिनेशन फोबिया आप पे काम कर रहा है और कहीं इसमें ऊपर नीचे हो गया समझने में, तो नहीं, हां की है अपने आप हो जाएगा, बाहर आकर ही पता चलता है कि यहां तो नहीं पूछा था। तो आप नहीं को अंडरलाइन कीजिए ताकि वो हिंट करता रहे आपको कि नहीं इसमें से निकालना है। निम्न कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना। जल नमक में घुलेगी और गर्म करके वापस प्राप्त कर लोगे, यानी संगठन नहीं बदला है, यह भौतिक परिवर्तन है। अगर आपके समझ में आता है तो टिक लगा दीजिए, नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि यह भौतिक परिवर्तन है, या फिर इसको छोड़ दीजिए, जैसे मतलब या इसको क्रॉस कर दीजिए कि यह आपका उत्तर नहीं है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना करने में जितनी माहिर आप होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन को क्रॉस करने में भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रॉस हमें सही आंसर पर लेके चला जाता है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना। जल वाष्प वही संघनन से रिलेटेड मामला आ गया। जल वाष्प बना है तो अगर आप ज्यादा अंडर रेफ्रिजरेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर दे देंगे तो वो जम भी जाएगा, और अगर उससे ज्यादा करी तो वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। सॉरी, वाष्पन भी हो सकता है उसका। तो वाष्प, जल वाष्प बन गई है। कुल मिला के ये भौतिक परिवर्तन, मतलब इससे वो समझ लीजिए जल है, ये वाष्पन हुआ इसका जल का, और अगर इसका संघनन होगा तो ये बूंद रूप में जमी हुई है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना। बर्फ गली और जल बन गई। अब ये भाषा थोड़ी सी आपको उलझाने वाली दे देते हैं। बर्फ के गलनांक पर जल, ये अगर दे देता बर्फ का जल बनना
तो आपको सीधा सा आ जाता कि यह भौतिक परिवर्तन है। अब इसने एक शब्द डाल दिया बर्फ के गलनांक पर, तो सिंपल सी बात है, बर्फ का गलनांक मतलब वह बिंदु जिसपे बर्फ पिघलती है। अब विज्ञान का विद्यार्थी जो होगा वो सीधा समझ रहा है, और जो नॉन स्ट्रीम है वहां थोड़े से रुकेंगे कि ये क्या, ये बीच में क्या चीज है। लेकिन नहीं, आप इस यहीं पे अंडरस्टैंडिंग से इसको खत्म कीजिए कि बर्फ का के गलनांक पर मतलब कि वह बिंदु जहां बर्फ गलेगी, ये जल का बनना। फिर है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन आ गया, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि दहन जब भी होगा संगठन बदलेगा, सीधी सी बात है। इसका आंसर अपन पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने क्लास को सही मायनों में देखी है तो इसका उत्तर आप देखते ही समझ जाएंगे, और पूर्ववर्ती परीक्षा का यह प्रश्न है तो निश्चित रूप से आपके बड़े काम का है। कौन सा कार्बन यौगिक जो है अधिक हानिकारक है? सर्वाधिक। हानि थोड़ी थोड़ी सब देते हैं, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक को जिंदगी में पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहले नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आप पहचान पाए तो। अब वापस बता देता हूं कि कार्बन मोनो किसको कहेंगे? मोनो जो अकेला होगा। दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन डाई है, दो है। तीसरे में कार्बन ट्राइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन तीन है, और नीचे हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये सब इतने नुकसान नहीं देते आपको जितना कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप एक जहरीली गैस के तौर पे भी पहचानेंगे। जहरीली गैस मानी गई है, तो नो डाउट कार्बन का कोई भी ऑक्साइड पूछे कि सबसे ज्यादा जहरीली मतलब तकलीफ दे कौन, या सबसे ज्यादा आप परेशानी क्रिएट करने वाला कौन, या हानिकारक कौन, तो वन एंड ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। सवाल नंबर अगला, कौन से परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? अब भी अगर हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दें तो हमें बहुत मेहनत अतिरिक्त करनी पड़ेगी, अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो जाएगी हमारी, इसलिए इस सब उत्तर आप दे ही देना। रासायनिक परिवर्तन में और कुछ भी नहीं देखना है, दूसरे तीसरे ऑप्शन तो आने ही नहीं चाहिए। यहां पे नया पदार्थ बना है, रासायनिक परिवर्तन बाकी देखने ही नहीं। समय बड़ा कीमती है। वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कहलाएगी। यहां पे भी ज्यादा रुकने नहीं दूंगा। ऑक्सीजन मुक्त होती है, हम पढ़ अभी कुछ देर पहले बड़ा कंसल्टेट टाइम निकाल चुके हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण का युगोत्पाद था ये, मुख्य उत्पाद नहीं, और वो युगोत्पाद ही प्रकाश आपका ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा था। तो नो डाउट प्रकाश संश्लेषण इसका उत्तर होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है जब एक लोहे, हां यहां पे रुकेंगे, यहां इसलिए रुकेंगे क्योंकि जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तब इसका एक दूसरा उदाहरण किया है, अच्छे से समझाया हुआ है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का पॉइंट था जिसको स्किप करके आगे बढ़ गया था। स्किप करने का कारण यही था कि इस क्वेश्चन आर में मुझे इससे शामिल करना था, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी तैयारी को परख सकें। क्या होता है जब एक लोहे की कील, समझिएगा लोहा, यानी आप ये देख लीजिए Fe, ये Fe,
Fe और कॉपर सल्फेट के विलियन में इसको आप मिला रहे हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट। आपने देखा है क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में 20 मिनट तक डुबा दिया जाता है। अगर आप ये दो चीज लिख गए तो फिर इसको बढ़ाते हुए इसको लिखिए आप FeSO4 और आप इसको लिखेंगे Cu, कॉपर। अब समझना, एक ऐसा उदाहरण आ चुका था, अपन ने जिंक के स्टोन्स वहां पे डाले थे, ठीक ऐसी ही अभिक्रिया थी, कॉपर सल्फेट का नीला विलियन था और फिर परिवर्तन हुआ था वहां पर। चूंकि कॉपर वहां बाहर निकल गई थी तो जो उसका रंग था वो खो चुका था। अब आप यहां पे ढूंढिए उसको। इस अभिक्रिया में आपको यह दिखाई दे रहा है कि आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया है और कॉपर निकल चुका है, और नीला रंग किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। तो वहां कॉपर जो होगा वो रंगहीन हो चुका होगा, उसका रंग थोड़ा सा दब जाएगा, और इधर जो Fe है ये थोड़ा सा परिवर्तन ले लेगा। अब आप इन उत्तरों को देखें। जो आपका पहला आंसर है वो ये कह रहा है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलियन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। अपन ने जो उदाहरण पढ़ा है उस उदाहरण की एक बात तो अपने को समझ में आ गई है। दूसरी बात, ये रंग भूरा हुआ है तो वहां देखो SO4 जुड़ रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, तो वो Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है आयरन का। तो ये दोनों बातें संबंधित आ चुकी हैं। फिर भी अपन 3 को क्रॉस करें ताकि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो। लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है, संभव नहीं, तथा कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग भूरा पड़ जाता है, यह हो ही नहीं सकता। लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग नीला रंग फीका पड़ जाता है। अब पहला और चौथा आंसर जो है आपको बिल्कुल से परेशान करेगा, क्योंकि 2 को अच्छे से काट दिया है आपने। पहला आप ये कह रहे हैं कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के रंग विलियन का रंग फीका पड़ जाता है। चौथे आंसर में कह रहे हैं आप लोहे की कील का रंग तो अपरिवर्तित रहा लेकिन वो फीका पड़ गया है। अब लोहे में चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये आपका आंसर है, क्योंकि दोनों ने उस कॉपर को तो रंगहीन बता दिया है, तो आपका काम वहां से तो क्लियर हो गया। लेकिन सवाल अब आप 1 लाख विद्यार्थी से पीछे जा रहे हैं या उनके साथ कंपटीशन में बरकरार है, यह तय कर देगा लोहे का रंग। माना नहीं आ रहा है, भूल के चले गए हैं, लेकिन इतनी सी चीज तो हमें पता होगी, जब आयरन का ऑक्सीकरण होगा अपरिवर्तित तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा उत्तर जो सबसे पहले हमने देखा है वही रहेगा। अब आइए, ये सब अब उठा के लाया हूं इस मंच पे जो पूछे गए हैं, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, और इसमें से कोई नहीं। दूध खट्टा हो चुका है, वापस रिपीट नहीं होगा, वो खट्टा हो चुका दूध, उस पर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, रासायनिक क्रिया हो चुकी है, वो परिवर्तित नहीं होगी, नहीं होगी तो वो रासायनिक अभिक्रिया है।
कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब देख लीजिए, यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है और संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है यह बुझे हुए चूने का निर्माण करेगा, वो तो दिख रहा है, ऊष्मा उत्पन्न होगी ही। एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया तो तब होती है जब एक पदार्थ टूटता है और एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा अपने उत्पाद में। और संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और उत्पाद के गुणांक 1 है। तो देखो ये दोनों में से एक जो है वो हमारा आंसर तय करेगा। ये दो चीज तो रिलेट कर रही है। अब अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो आंसर ये हो जाएगा। ये असत्य, वैसे ये सीधा असत्य दिख रहा है क्योंकि जब जुड़ेगी तो वियोजन होना नहीं है, फिर भी चौथे आंसर को चेक करने में कोई बुराई नहीं है। यहां कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 और राइट हैंड साइड में कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। इसका मतलब सीधा सा है कि ये आंसर आपका। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड ये हो चुका और आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर्स में छपे बढ़िया सवालों में से एक, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है, पहचानना है। मैं इनमें से किसी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की हो लेकिन इनके नाम नहीं आ रहे हैं। आपको सवाल सही करना है तो बिना कॉन्फिडेंट लूज किए आप अपने काम पर लग जाइए। द्विविस्थापन, विस्थापन, वियोजन या संयोजन, जब जुड़ती है तो संयोजन होता है, ये तो ठीक है साहब। वियोजन ये होगा नहीं तो ये तो कट गया। अब विस्थापन और द्विविस्थापन में से एक है तो इसको चेक कर लीजिए। PbCuCl2 PbCl2 के साथ आ गया है, यानी लेड की रिएक्शन हुई है कॉपर क्लोराइड के साथ और ये लेड क्लोराइड बनाता है और Cu को स्वतंत्र छोड़ गया है। अगर हमें याद आए तो ये विस्थापन अभिक्रिया का बेहतर उदाहरण है, इसलिए कोई एक पट ही नहीं है, एक से ज्यादा होता तो सोचना पड़ता। अब एक सवाल ये, और ये भी आपके उस थ्योरी में शामिल था लेकिन मैं यहां पे लाया हूं ताकि क्वेश्चन फॉर्म में समझ में आए। एक क्वेरी इसकी भी डाली गई थी कि गुणांक बता दीजिए संतुलित करने पर। ये थोड़ा सा दिक्कत रह गया है। संतुलित करने पर यहां पे ये लिखा था कि Fe यहां पे ये चीजें लिखी थी Fe2O3 वापस से समझना, ये अभिक्रिया भी लिखानी पड़ेगी आपको।
यह समीकरण था प्रश्न में कि आयरन के साथ जब जल की क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। इसमें शोषण गुणांक उन्होंने इस क्रम में पूछा कि Fe H2O Fe3O4 और H2 के शोषण गुणांक इनके गुणांक रासायनिक समीकरण संतुलित करने पर इनके गुणांक क्या होंगे। शोषण गुणांक अलग चीज हो गई। आप वापस से समझिएगा कि करना क्या था या पूछा क्या गया है। यह समीकरण थी आयरन की जल के साथ आयरन ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन निष्कासित हुआ है को प्रोडक्ट के रूप में, या आप कह सकते हैं उत्पाद बना है। अब इसके जो गुणांक है संतुलित समीकरण के वो हमें बताने थे, यानी कितने उसमें परमाणु यूज हो रहे हैं या उसका जो संतुलन कितना था वो आपको लिखने थे। Fe और ऑर्डर यही दे रखा था जिस ऑर्डर में यह अभिक्रिया हो रही है। तो जब अपन ने संतुलन किया तो अपना ऑर्डर आया 3 4 Fe3O4 को आपने कुछ भी नहीं किया है, 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और उधर 4 है। अपना आंसर आया 3 4 1 4। यह आपका आंसर है 3 4 1 4। ये गुणांक था। तो ये आया कहां से वो समझ लीजिए। जो आप समीकरण संतुलन पढ़ा है आपने, तो समीकरण को संतुलित कर दी वो गुणांक, मतलब इनडायरेक्टली ये समीकरण को संतुलित पूछा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया है। यानी पूछा तो समीकरण संतुलन है, आपके अभिक्रिया देकर ये बोल सकते थे कि इसका संतुलित रूप होगा, ये थोड़ा आसान हो जाता। तो इन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, थोड़ा विशिष्टता दे दी और पूछ लिया कि इसके गुणांक होंगे। अब है ये संभावित प्रश्नों के लिए स्मरणीय तथ्य, कुछ तकनीकी चीजें थी। शुरू में आपके फीडबैक एनालिसिस हो गया, दूसरे में आपका क्वेश्चनर हो गया जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और तीसरे में आपका आ गया कि संभावित प्रश्नों के लिए जो स्मरणीय तथ्य है, कहने का मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव में डाले हुए कंटेंट है जो सीधा डाल रहा हूं, जिसको समझकर आप अपने उत्तर के लिए अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ सकते हैं कि ये अगर आता है तो हमें आ रहा है। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़े में काटना, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी जलाना, रासायनिक परिवर्तन। फल को पकाना, फल पकने की जो प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन पकाना, रासायनिक अभिक्रिया। कागज का जलना, रासायनिक अभिक्रिया। जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। चांदी का काला होना, रासायनिक अभिक्रिया।
अब आप ये मत कह देना कि साहब चांदी काली पड़ गई थी तो उसको वॉश करके वापस चांदी लाया। वो जो काली जिस प्रक्रिया से पड़ी है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, वो उतना अंश वापस नहीं ले सकते। पानी का उबलना, पानी उबल गया है, ठंडा होकर पानी रूप में आएगा। बीकर में जल का उबालना, केला छीलना, अब ऐसे ऐसे ऑप्शन अगर दे दिए तो आपके चेन और आपके अंक बहुत बहुत बधाई के पात्र रहेंगे। एल्यूमिनियम पन्नों को काटकर उसके टुकड़े करना, टुकड़ा किया, अब नई चीज नहीं बनेगी। दूध से दही जमना, विहाइड्रोजनीकरण, ये नया नाम आया। निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या किया है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन हटेगी। ऑक्सीकरण तब होगा जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन हटेगी। अपचयन से रिलेटेड बातें हमें पता होनी चाहिए। विहाइड्रोजनीकरण में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को तो इधर उधर करना है। निर्जलीकरण में जल का अंश हटा देंगे, ये निर्जलीकरण हो गया। अभिक्रिया, और मोस्टली फोकस करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है आपके अभिक्रिया होने की सूचना के संकेतक। अभिक्रिया होने की सूचना कहां से मिली थी? अवस्था परिवर्तन हुई थी, तापमान में परिवर्तन हुआ था, गैस निकली थी, रंग में परिवर्तन हुआ था, ये सारी सूचनाएं थी। रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित सूचना और उसकी बाध्यताएं। जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सवाल आपके ऐसे भी हो सकते हैं, रासायनिक समीकरण में नियम, ये बाईं तरफ कौन होंगे? अभिकारक। दाईं तरफ कौन होंगे? जो उत्पाद। फिर ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर क्या क्या आया था? उत्प्रेरक आया था, तापमान आया था, दाब आया था। इसके अलावा अगर सीधे तीर, एक लंबवत तीर दिखाया जाता है तो वह सूचना देता है गैस के निष्कासन को। एक लंबवत उल्टा तीर सूचना देगा अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को, अवक्षेपण अभिक्रिया की। और क्या सूचनाएं इसमें नहीं मिल सकती, वो इसकी बाध्यता है। तो अभिक्रिया मंथर गति से होगी या तीव्र होगी, ये नहीं बता सकता। ये अभिक्रिया में कई बाधा है, वो नहीं बता सकता। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको, वही रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में रासायनिक समीकरण संतुलन की विधि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये अवेटेड, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रतीक्षा रखता है ये हिट एंड ट्रायल विधि, जिससे हम इसको संतुलित करते हैं। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी और कोरोजन, जो आपके जंग लगने की प्रक्रिया है, तो ये सब आपकी तैयारियों में शामिल होना चाहिए। ये इनिशियल झलक थी हमारे क्वेश्चन आर की, और 3 चीजें बेटर तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस चैनल के माध्यम से। पहला, आपका फीडबैक एनालिसिस, कहीं पे भी आप रिलेटेड टॉपिक के जो भी लिखेंगे, बेहतर तरीके से आपको उसका समाधान मिलेगा और बेहिचक आप उसमें अपनी समस्या लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा स्टडी करने के बाद अच्छी चीजें लिखें, ताकि उस पर आप सेशन देते समय हमें कोई परेशानी नहीं रहे। दूसरा, आपके जो लास्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसको एनालिसिस टाइम टू टाइम किया जाएगा, इसकी अलग से क्वेश्चन सीरीज भी रहेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी। और तीसरी बात कि यहां पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो वेल अप्रूव्ड होगा, आपकी कहीं परेशानी नहीं। इस क्वेश्चन आर में भी कुछ चीजें आपके लिए छोड़ते हुए जा रहा हूं, जिसकी चर्चा अगली क्लास में मैं करता रहूंगा, और पहले आप उस तक पहुंचेगा, हम सीधा सीधा बताने में रहेंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक। अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, जो आपका परमाणु है, अणु है। ये सीरीज में दूसरे नंबर पे इसलिए डाला ताकि पहले आपकी प्यास जगाना चाह रहा था,
अब आपको जरूरत है उस परमाणु को समझने की, उस अणु बनने की प्रक्रिया की, उन परमाणु के तत्व के नामों की, बर्जिलियस के उस महान काम की, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक अगेन, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद जय भारत।